नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 7 जून 2020 है और हम आपके लिए कुछ नए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के विचार के साथ। आज का विचार है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। कैरेक्टर हैज़ टू बी एस्टेब्लिश्ड थ्रू 1000 स्टम्बल्स। स्वामी विवेकानंद जी ने ये कोट हमको दिया था और इसका वाकई में हमारे जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व है, क्योंकि हमारा चरित्र तभी निर्माण हो सकता है जब हमें हज़ारों ठोकरें लगती हैं। मतलब हर हार से हम कुछ सीखते हैं और अपने अंदर से उस कमी को दूर कर देते हैं, है ना। तो हमारे चरित्र का निर्माण होता चला जाता है और हम इस तरीके से एक चरित्रवान इंसान बन जाते हैं। तो एक अच्छे चरित्र के लिए ज़रूरी है कई सारी जो हमें ठोकरें लगती हैं पूरे जीवन भर में, हम उन ठोकरों से सीखें और अपने जीवन से उन कमियों को जिसके कारण हमें वो ठोकर लगी है, उस कमी को हम अपने जीवन से निकाल फेंकें। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। माइनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट launched the booklet Secure Online Learning at the time of COVID-19 for students and teachers. Which organization has prepared this booklet with NCERT? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा कोविड-19 के समय पुस्तिका का शुभारंभ किया है। और ये किस संगठन ने NCERT के साथ यह पुस्तिका को तैयार किया था? मतलब अभी हाल ही में जो HRD डिपार्टमेंट है, उसने HRD मिनिस्ट्री है, उसने अभी हाल ही में एक बुकलेट लॉन्च की है जिसका टाइटल है सिक्योर ऑनलाइन लर्निंग एट द टाइम ऑफ कोविड-19। ये बुकलेट स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए हैं, जिसमें गाइडलाइंस है कि हम किस तरीके से ऑनलाइन लर्निंग करवा सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये जो बुकलेट है ये NCERT ने तैयार की है, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उसने तैयार की है। तो हमें बताना है वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को या कोई नहीं। तो इसका आंसर है यूनेस्को। ओके, सो यूनेस्को के साथ मिलकर NCERT ने ये पुस्तिका को तैयार किया है। ओके, चलिए ये जो पुस्तिका है, द बुकलेट विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन कीपिंग चिल्ड्रन यंग पीपल सेफ ऑनलाइन थ्रू बेसिक डूज एंड डोंट्स that will help parents and educators teach their children how to use the internet safely। मतलब इस बुकलेट में ये बताया गया है कि हमें ऑनलाइन पढ़ाते समय या पढ़ते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे इंटरनेट का जो यूज़ है वो बहुत ही सेफली हो सके। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुकलेट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑन विच डे रशियन लैंग्वेज डे इज़ ऑब्जर्व? किस दिन रशियन लैंग्वेज डे बनाया जाता है? रूसी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका 6 जून को। 6 जून को ये रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। ओके, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं। प्रतिवर्ष 6 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है और ये यूनेस्को द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। रूसी भाषा दिवस को अलेक्जेंद्र पुश्किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वह एक रूसी कवि थे और उन्हें आधुनिक रूपी साहित्य का जनक भी माना जाता है। उन्होंने अपनी पहली कविता जब प्रकाशित की थी जब वह 15 साल के थे केवल। ठीक है, इनका जन्म मॉस्को में हुआ था। वहीं पुश्किन की सबसे प्रसिद्ध जो कविता है वो है ऑड टू लिबर्टी। ओके, संयुक्त राष्ट्र में आप सभी को पता है कितनी भाषाएं हैं, जिसे हम फ्रेस्का कहते हैं। अंग्रेजी, अरबी, चीनी, स्पेनिश, रूसी और फ्रेंच, है ना। इस तरीके से यहाँ कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं। ओके, अब इन 6 भाषाओं का जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन 6 भाषाओं के लिए इन्होंने अलग अलग दिन को डिसाइड किया है कि हम इस दिन इस भाषा का दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो फरवरी 2010 में सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस का शुभारंभ किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस संगठन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं जिनको बढ़ावा देने के लिए इन दिन को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप ये याद कर लीजिएगा कि अरबी भाषा का जो दिवस है वह 18 दिसंबर को, अंग्रेजी का 23 अप्रैल को, चाइनीज़ का 20 अप्रैल
और फ्रेंच का 20 मार्च और रूस का यानी जो आपकी रूसी यानी रशियन लैंग्वेज है उसका है 6 जून। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which organization has decided to work together to promote a culture of innovation and entrepreneurship in area of mutual interest? अटल इनोवेशन मिशन ने किस संगठन के साथ आपसी हित के क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो अभी अटल इनोवेशन मिशन ने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करने के लिए अभी एक समझौता किया है और जिनका मेन वर्क जो होगा वो होगा प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन एरिया ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। ओके, मतलब उद्यमिता की जो संस्कृति है उसको बढ़ाना और इनोवेशंस को बढ़ाना, यही इनका मेन मकसद होगा। तो यहाँ पर इसने जो अटल इनोवेशन मिशन है इसने जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का भी निर्णय लिया है वो है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके स्टूडेंट्स, CSIR इंक्यूबेटर अटल इनोवेटिव मिशन के तहत नई परियोजनाओं में विश्व स्तर के स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए काम करेंगे और वे नवाचार के लिए नए मॉडल लाने और CSIR नवाचार पार्क स्थापित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ठीक है, CSIR अपने मजबूत ज्ञान आधार से योगदान देगा, वहीं अटल इनोवेशन मिशन जो है वो अभिनव परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देगा। क्लियर, यहाँ पे CSIR के बारे में आप जानते हैं, एक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सितंबर 1942 को एस्टेब्लिश की गई थी। ऑटोनोमस बॉडी है और विश्व जो इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें से एक है। इनके वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मांडे। क्लियर, अटल नवप्रवर्तन मिशन यानी कि AIM अटल इनोवेशन मिशन, ये नीति आयोग द्वारा देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल थी जो आने वाले वर्षों में भारत के नवाचार और उद्यमशीलता की ज़रूरतों पर एक विस्तृत अध्ययन और विचार विमर्श पर आधारित होगी। मतलब जो ये AIM है यानी कि अटल इनोवेशन मिशन है, ये जो है ये नीति आयोग द्वारा चलाई गई एक पहल थी। ठीक है, जो पूर्व भारत में नवाचार को बढ़ा सके, जो इनोवेशंस को बढ़ा सके, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ा सके। तो इन सब के लिए, इन सबको प्रोत्साहित करने के लिए नीति आयोग ने इस पहल की शुरुआत की थी। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वसु चटर्जी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द। वसु चटर्जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। वे कौन थे? तो यहाँ आंसर आपका होगा फिल्म मेकर थे। क्लियर, बहुत जाने माने फिल्म मेकर थे, बहुत चर्चित फिल्में इन्होंने बनाई थी और इनका भी निधन हुआ है, तो आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने मोबाइल आधारित चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल बेस्ड करंट अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी? अभी हाल ही में एक बैंक ने मोबाइल आधारित यानी आपको चालू खाता यानी करंट अकाउंट खोलने के लिए बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप उसकी ऐप से ही ये करंट अकाउंट खोल सकते हैं बिना बैंक जाए। तो ऐसा किस बैंक ने अभी शुरू किया है? तो आम है इस बैंक का इंडस इंडिया बैंक। ओके, इंडस इंड बैंक। क्लियर, इंडस्ट्रियल बैंक, एक्चुअली इसका जो फुल फॉर्म है वो इंडस्ट्रियल इंडियन बैंक। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, रशीद खान, अदिति श्लोक एंड दीक्षा डागर आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? रशीद खान, अदिति श्लोक और दीक्षा डागर किस देश से संबंधित हैं? तो यहाँ आंसर रहेगा आपका गोल्फर। क्लियर, अभी इनका नाम न्यूज़ में था काफ़ी, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रखिएगा, रशीद खान, अदिति श्लोक और दीक्षा डागर ये सभी गोल्फर हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द ग्लोबल वैक्सीन समिट? किस देश ने अभी ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेज़बानी की है? ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन ने अभी हाल ही में ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेज़बानी की है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, recently which state police has started a स्पंदन ऑपरेशन फॉर डिप्रेस्ड पर्सोनल? हाल ही में किस राज्य ने पुलिस हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मचारियों के लिए एक स्पंदन अभियान शुरू किया है? मतलब अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, एक स्टेट है जिसने एम्प्लॉयज़ जो पर्सोनल है, जो कर्मचारी हैं,
उनके डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है स्पंदन। हमको बताना है ये किस राज्य ने किया है। तो यहाँ ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार या कोई नहीं। तो आंसर है यहाँ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने अभी हाल ही में डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए एक स्पंदन अभियान चलाया है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेटरन लिरिक्स्ट अनवर सागर पास्ड अवे। ही इज अ वयोवृद्ध गीतकार अनवर सागर का निधन हो गया है। वे कौन थे, मतलब उनका जो नाम है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर है इनका म्यूज़िक प्रोड्यूसर। एक्चुअली एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर थे, मतलब म्यूज़िक को कंपोज करते थे, और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्चुअली एक न्यूज़ है। 200 अर्बन फॉरेस्ट इन 5 ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 5 वर्षों में हमें देश में लगभग 200 नगर वन विकसित करने हैं, और ये सब शहरी वन योजना के अंतर्गत होगा। क्लियर? शहरों में गांव के जंगल की पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए ये कार्य किया जाएगा, क्योंकि पहले हम देखते थे कि हमारे घर के आसपास बहुत जंगल हुआ करते थे, तो उससे हमें शुद्ध वायु मिलती थी, जिससे पॉल्यूशन भी कम होता था, और जो व्यक्ति है उसका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता था। आज जंगल देखने को नहीं मिलते, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो अभी एनवायरनमेंट डे था हमारा 5 जून को, उसी दिन इस चीज़ की घोषणा की गई है। थोड़ा सा हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में पता करते हैं। तो ये हमारे यहाँ की एक मिनिस्ट्री है जो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करती है। साथ ही यहाँ के जो लीडर हैं इनके, वो हैं प्रकाश जावड़ेकर, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और ये राज्यसभा मेंबर है इस समय मध्य प्रदेश से। इसके अलावा यूएनईपी की बात करें, मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 5 जून 1972 में ही हुई थी, और इसी समय 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाया गया था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाने लगा था। हेडक्वार्टर है इसका नैरोबी, कीनिया में। वहीं यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी हेड है इस समय इंगर एंडरसन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये न्यूज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, रिसेंटली द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा हैज़ अनाउंस्ड दैट अ जियांट एस्ट्रॉइड कॉल्ड 163348 2002 NN4 is expected to pass अर्थ ऑन 6 जून 2020। हाल ही में नासा ने घोषणा की है कि एक विशाल क्षुद्र ग्रह जिसे 163348 नाम दिया गया है, और कहा जाता है ये 6 जून 2020 को पृथ्वी के पास से गुजरेगा। तो यहाँ पर ये जो एस्ट्रॉइड है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली इट वाज डिस्कवर्ड इन जुलाई 2002, मतलब 2002 में इसको डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसका नाम 2002 NN4 रखा गया है। इज़ एक्सपेक्टेड टू अप्रोच अर्थ इन जून 2020, मतलब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जून 2020 में ये अर्थ से के पास से निकलेगा। एस्ट्रॉइड इज एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 250 to 570 मीटर्स इन डायमीटर। माना जा रहा है कि इसका जो डायमीटर है वो 250 से 570 तक होगा। ठीक है, ये जो एस्ट्रॉइड है इसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहा गया है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, और साथ ही से क्लासिफाइड किया गया है पोटेंशियली हैजार्डियस एस्ट्रॉइड यानी PHA के अंतर्गत। सबसे पहले नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के बारे में पता कर लेते हैं ये क्या होते हैं। तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट में वो कॉमेट्स होते हैं, वो एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट में आ जाते हैं, और विच अलाउ देम टू एंटर द अर्थ्स नेबरहुड, और जो अर्थ के नेबरहुड, मतलब जो अर्थ के नेबरहुड में होते थे लेकिन वो उसके ऑर्बिट में खींचे चले आते हैं उसके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कंपोज्ड मोस्टली ऑफ वाटर आइस विद एम्बेडेड डस्ट पार्टिकल। ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मोस्टली वाटर से, आइस से, साथ डस्ट पार्टिकल से बने होते हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ओकेजनली अप्रोच क्लोज टू द अर्थ एज दे ऑर्बिट द सन। ओके, ये मोस्टली मतलब बहुत ही ओकेजनली ये चीज़ होती है जब कभी इस तरह के ऑब्जेक्ट अर्थ के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। क्लियर?
पोटेंशियली हैजार्डियस एस्ट्रॉइड, इसके बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऐसे एस्ट्रॉइड जिनमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो अर्थ के करीब आकर अर्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्लियर, थ्रेटनिंग क्लोज अप्रोचेस टू द अर्थ। ओके, सो इसको इसी कैटेगरी में रखा गया है। नासा के बारे में बात करते हैं तो नासा का फॉर्मेशन 29 जुलाई 1958 में हुआ था। वहीं हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर या हेड हैं वो हैं जिम ब्रिडनस्टीन। ओके, जिम ब्रिडनस्टीन। क्लियर स्टूडेंट्स, तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है यहाँ पर, आपको बस नाम याद रखना है एस्ट्रॉइड का मेस। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की। द इन्फेंट was announced by the Russian president after a massive oil spill accident in the Ambarnaya river in Russia's Arctic region। रूस के आर्कटिक क्षेत्र में स्थित अंबरनाया नदी में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव की दुर्घटना के बाद रूसी राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। हम देख सकते हैं ये जो आर्कटिक सर्कल है ये वाला, इस आर्कटिक सर्कल के ऊपर ही रशिया के अंदर यहाँ पर ये घटना हुई है। मतलब इसमें हुआ क्या है कि एक ऑयल का भरा हुआ टैंक था और उसे ऐसी जगह लगाया गया था जहाँ पर बर्फ़ का हम आगे एक टर्म पढ़ेंगे, एक मिनट, नाम है यहाँ पे परमाफ्रोस्ट। इसके ऊपर इसको लगाया गया था। जैसे ही गर्मी बढ़ी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने के कारण ये परमाफ्रोस्ट जो होते हैं ये पिघल जाते हैं और इस कारण से वो जो टैंक था वो क्या हुआ, वहाँ से गिर गया और वहाँ से जो ऑयल का लीकेज है वो शुरू हो गया और वो इस नदी में फ्लो होने लगा। क्लियर, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो अंबरनाया नदी जिसमें ये तेल का रिसाव हुआ है, पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में बहने वाली नदी है और इसमें 20,000 टन डीजल फैलने के बाद नदी की सतह गहरी लाल रंग की हो गई है। क्लियर, साथ ही ये जो जगह पर हुआ है जो मेन जगह है वो उसका नाम है नोरिलिस्क। नोरिलिस्क नगर है जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित है और ये उसी बिजली संयंत्र के ईंधन टैंक के गिर जाने के कारण यहाँ पर ये घटना हुई है। इस दुर्घटना में ये जो दुर्घटना हुई है एक्चुअली ये रूसी इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिसाव घटना है। इससे पूर्व ये 1994 में हुई थी जहाँ कच्चे तेल का रिसाव कई महीनों तक होता रहा था। इसका जो मेन कारण है वो यही है कि नोरिलिस्क में स्थित ताप विद्युत ग्रह परमाफ्रोस्ट पर बनाया गया था। परमाफ्रोस्ट सतह जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार कमज़ोर हो रही है और इसके पिघलने के कारण इसका आधार क्या हुआ, टूट गया और ये संयंत्र जिस आधार पर टिका था वो वहाँ से वो हिल गया, मतलब वो टूट गया, कमज़ोर हो गया और तेल रिसाव की वहाँ से दुर्घटना शुरू हो गई। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ईंधन टैंक 30 वर्षों से इसी परमाफ्रोस्ट पर टिका हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, परमाफ्रोस्ट होता क्या है? तो परमाफ्रोस्ट ऐसे स्थान को कहते हैं जो कम से कम लगातार 2 वर्षों तक कम तापमान पर होने के कारण जम गया हो। ठीक, और उत्तरी गोलार्ध में लगभग 1/4 भूमि क्षेत्र में परमाफ्रोस्ट है। मतलब आर्कटिक एरिया में मोस्टली 1/4 भूमि पर क्या है, परमाफ्रोस्ट है। परमाफ्रोस्ट पर हमेशा हिम आवरण नहीं पाया जाता। इसके साथ ही यहाँ मृदा, चट्टान और हिम एक साथ पाए जाते हैं। परमाफ्रोस्ट की ऊपरी मृदा परत जिसे सक्रिय यानी एक्टिव लेयर भी कहा जाता है, ऊपरी परत ग्रीष्म काल में पिघल जाती है। जब परमाफ्रोस्ट जमी अवस्था में होता है तो मृदा में मौजूद जैविक कार्बन का विघटन नहीं हो पाता, मतलब उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही पिघलना शुरू करता है तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने हैं वो सब इस सामग्री को विघटित करना शुरू कर देते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन नाम की ग्रीन हाउस गैसें भी वायुमंडल में मुक्त होने लगती हैं। तो ये इस तरह का कुछ होता है जहाँ नीचे बर्फ़ होती है, उसके ऊपर ये पूरा आपका डस्ट पार्टिकल्स और मृदा और चट्टान, सॉइल वगैरह है, सॉइल हो सकती हैं, चट्टानें भी हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही ये पिघलता है तो ये पूरा सा मतलब यहाँ से क्या हो जाता है, खिसक जाता है ये हिस्सा। ठीक है, इसके बाद जब परमाफ्रोस्ट जमी अवस्था में होता है तो ये हमने पढ़ लिया है कि जो इसमें जैविक कार्बन है उनका विघटन नहीं होता, लेकिन जैसे ही पिघलना शुरू करते हैं तो सूक्ष्म जीवाणु इनके जैविक कार्बन का विघटन शुरू कर देते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन नाम की ग्रीन हाउस गैसें मुक्त होने लगती हैं। यदि वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर दिया जाए तो वर्ष
2100 के अंत तक परमाफ्रॉस्ट का एक चौथाई भाग समाप्त हो जाएगा, पूरा पिघल जाएगा और समुद्र जल का जो स्तर है वो भी 1.1 मीटर तक बढ़ जाएगा। परमाफ्रॉस्ट के संरक्षण के लिए आर्कटिक परिषद के सदस्यों तथा अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती है आज की। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, ए यूके बेस्ड टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट हैज़ कंटिन्यूड इट्स रिसर्च ओवर द तमर वैली थ्रू लिडर डिस्पाइट लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 इन द कंट्री में कोविड-19 का लॉकडाउन होते हुए भी जो यूके बेस्ड टीम है आर्कियोलॉजिस्ट से रिलेटेड, वो अभी भी अपना जो रिसर्च है वो कर रहे हैं और ये रिसर्च किया जा रहा है तमर वैली के ऊपर। और जो जिसके थ्रू ये रिसर्च की जा रही है उसका नाम है लिडार। लिडार का फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्लियर। अब तमर वैली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तमर वैली क्या है? इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड के साउथ में है। साथ ही रिच आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप है, बहुत ही ज़्यादा जो हम कह सकते हैं आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप का मतलब होता है कि जहाँ पर पुराने अवशेष बहुत ज़्यादा मात्रा में हों। ठीक है, पुरानी साइट्स हों। और वैसे भी यहाँ की जो साइट हैं वो मोस्टली आयरन एज और रोमन एरा से रिलेटेड हैं। क्लियर। सो दिस एरिया इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ड्यू टू इट्स हिस्टोरिक माइनिंग एक्टिविटीज़। ओके, जो लेडार है, लेडर क्या है? इसका फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक रिमोट सेंसिंग मेथड है जिसमें लाइट को एक पल्स्ड लेज़र के थ्रू भेजा जाता है और वहाँ टू मेज़र रेंजेस एंड वेरिएबल डिस्टेंस, जिससे हम डिस्टेंस और रेंजेस को मेज़र कर सकते हैं। लेडार इंस्ट्रूमेंट प्रिंसिपली कंसिस्ट ऑफ अ लेज़र, स्कैनर एंड स्पेशलाइज्ड जीपीएस रिसीवर। इसके अंदर 3 इंस्ट्रूमेंट मेन होते हैं जिसमें एक लेज़र है, स्कैनर है और जीपीएस रिसीवर है। इसका यूज़ एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स में भी किया जाता है और साथ ही इसका यूज़ एग्रीकल्चरल, हाइड्रोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जियोलॉजिकल रिलेटेड एप्लीकेशंस में और इसी के साथ आर्कियोलॉजी में भी किया जाने लगा है। क्लियर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है लेडार, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। द साइंटिस्ट from the Center of Nano and Soft Matter Science (CENS) and Autonomous Institute of Department of Science and Technology (DST) have found out a low cost and efficient way to generate hydrogen from water using molybdenum dioxide as a catalyst. अभी हाल ही में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस और इसके साथ मिलकर एक और जो डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर अभी एक रिसर्च की है और इसमें उन्होंने ये पता किया है कि वाटर से हाइड्रोजन को निकालने के लिए एक बहुत ही सस्ता और जो अवेलेबल रहता है मोस्टली वो यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट जिसका नाम है मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड, जिसे हम कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया कर सकते हैं। पहले इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता था वो होता था प्लैटिनम, जो मात्रा में भी बहुत कम है हमारी अर्थ पर और महंगा भी बहुत है, कॉस्टली भी बहुत है। क्लियर। सो इसकी जगह पर अब ये मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड यूज़ किया जाने लगेगा। क्लियर। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज़ MOO2। क्लियर। तो इसको यूज़ करने से क्या हो गया, हमें लो कॉस्ट कैटलिस्ट मिलता है विथ गुड एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी फॉर हाइड्रोजन इवोल्यूशन। हाइड्रोजन भी हमें यहाँ से प्राप्त होने लगती है। ओके, तो ओवरऑल जो एक्सपेरिमेंट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, RBI हैज़ क्रिएटेड अ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी PIDF. In the newly launched Payment Infrastructure Development Fund (PIDF), an initial contribution of 250 crores will be made by the Reserve Bank of India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जिसे PIDF कहा गया है इसको क्रिएट किया है, जिसकी टोटल जो कॉस्ट है वो है 500 करोड़, जिसमें से 250 करोड़ तो RBI कंट्रीब्यूट कर रहा है और 250 करोड़ वो बैंक कंट्रीब्यूट करेगा जो इसके लिए कार्ड इशू करेगा। ये जस्ट उसी के जैसा ही है जैसा हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पास भीम ऐप है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इन प्लेटफॉर्म में जो बैंक यूज़ किया जाएगा, मतलब जो भी POS है, जैसे जो भी बैंक उसे इशू करेगा उसको आधा कंट्रीब्यूट करना होगा और आधा कंट्रीब्यूट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगी। ठीक है।
तो आरबीआई के बारे में देखते हैं तो 25th गवर्नर है शशिकांत दास, हेडक्वार्टर मुंबई में है। वहीं फाउंडेशन मतलब फॉर्मेशन जो है इसका वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता के अंदर। क्लियर। आरबीआई ने अभी हाल ही में एक मनी यानी मोबाइल एडेड नॉट आइडेंटिफायर ऐप लॉन्च किया था, और ये किया था उन्होंने विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए जिन्हें दिखता नहीं है। क्लियर। उनको करेंसी नोट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ऐप की शुरुआत की थी उन्होंने, जिसका नाम है मनी यानी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ 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 like and subscribe my channel. Press the bell icon button also to get my new videos. Okay, thank you everyone.